Welcome. The topic now we are discussing in this session is sarcoidosis. Sarcoidosis हम बहुत सी बार ये नाम सुनते हैं कि sarcoidosis. What is sarcoidosis is कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे से ग्रेनुलोमास बन जाते हैं. That is called as sarcoidosis. अब ये ग्रेनुलोमा क्यों बनेंगे? ये उन लोगों को बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जिनके अंदर वी हैव अ peculiar type of HLA that is for example HLA-B8. जिनके अंदर HLA-B8 प्रेजेंट होता है, दिस HLA-B8 विल गेट ट्रिगर्ड बाय सर्टेन इन्फेक्शन. कुछ ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो इसको ट्रिगर कर सकते हैं, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम. फॉर एग्जांपल देखो, HLA तो जब भी होगा इट इज गोइंग टू बी बाय बर्थ. लेट्स से देयर इज अ चाइल्ड इज हैविंग HLA-B8, लेकिन ये HLA-B8 एक्टिव नहीं होता है, तो फिर इसको ट्रिगर करेगा मे बी वायरल इन्फेक्शन, मे बी माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसको ट्रिगर करके एक्टिवेट करती है. जैसे ही एक्टिवेट होता है इट विल लीड टू एक्टिवेशन ऑफ, देयर इज गोइंग टू बी एक्टिवेशन ऑफ T helper 1 cells. T helper 1 सेल एक्टिवेट हो जाएंगे. ये जब T helper 1 सेल्स एक्टिवेट होते हैं, दैट इज रेफर्ड एज द TH1 सेल्स. TH1 सेल्स, ये TH1 सेल्स दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन द इंटरफेरॉन गामा. इंटरफेरॉन गामा सिक्रीट होगा बहुत ज्यादा. इंटरफेरॉन गामा इज गोइंग टू बी सिक्रीटेड, एंड ये जो इंटरफेरॉन गामा होता है, this interferon gamma is going to lead to granuloma formations. बहुत सारे ग्रेनुलोमास बनेंगे. ग्रेनुलोमा क्या होते हैं? तो छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं. There are going to be small tumors that is going to be formed, is called as granuloma formation. अब इन ग्रेनुलोमास ये कहीं पे भी बन सकते हैं. They can be formed in skin, they can be formed in the lungs, lymph nodes, eye, heart, कहीं पे भी बन सकते हैं ये ग्रेनुलोमास. ये जो ग्रेनुलोमा होगा इनका क्या फ्यूचर होगा? दो हो सकता है. या तो ये ग्रेनुलोमा वापस से अपने आप रिमिशन में चले जाएंगे, they will be resolved. They will be resolved via interleukin 8. Interleukin 8 के थ्रू रिजॉल्व हो जाते हैं. या फिर इन ग्रेनुलोमा में there is going to be नॉन कैसिएटिक नेक्रोसिस. इनमें नेक्रोसिस हो सकता है. ये जो नेक्रोसिस होगा इट इज वाया द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा. TNF अल्फा जो है वो नेक्रोसिस कराएगा. सो दिस इज बेसिक पैथोजेनेसिस बिहाइंड द सार्कोइडोसिस. सार्कोइडोसिस के पेशेंट में पहले ग्रेनुलोमा बनेंगे. हु इज गोइंग टू मेक इट? इंटरफेरॉन गामा इसको बनाएगा. जब गामा G4 ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, जब ग्रेनुलोमा बन जाएंगे, इनके दो फ्यूचर होते हैं. या तो ये ग्रेनुलोमा अपने आप ठीक हो जाते हैं बाय इंटरल्यूकिन 8, लेकिन कुछ लोगों में इनके अंदर नेक्रोसिस हो जाता है बाय द ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा. अगर आप इन ग्रेनुलोमा की बायोप्सी करोगे तो आपको दो फाइंडिंग्स में देखने को मिलेगी. यू मे गेट एस्टेरॉइड बॉडी, कुछ इस तरीके की, दिस इज द एस्टेरॉइड बॉडी, और यू माइट गेट शाउमन्स बॉडी. एस्टेरॉइड बॉडी और शाउमन बॉडी कैन बी सीन. इन पेशेंट्स के अंदर, सार्कोइडोसिस वाले पेशेंट में एक अमाइलॉइड ज्यादा हो जाता है, दैट इज अमाइलॉइड A, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. जब भी सार्कोइडोसिस होता है ना, तो छोटे छोटे ट्यूमर्स बनेंगे, ग्रेनुलोमास बनेंगे. इसकी वजह से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि इन पेशेंट को लो ग्रेड ऑफ फीवर होने लग जाएगा, वेट लॉस हो रहा होगा, फटीग रहेगा, लो ग्रेड फीवर, फटीग, वेट लॉस, ये सब होगा. बाकी के जो सिम्टम होंगे ना, वो डिपेंड करेंगे कि वो ग्रेनुलोमा कहाँ पे बन रहे हैं. वो कहीं पे भी बन सकते थे. मोस्ट कॉमनली कहाँ पे बनते हैं? तो मोस्ट कॉमनली बनते हैं लंग्स के अंदर. सो द मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व्ड एरिया इन सार्कोइडोसिस इज लंग्स. लंग्स में ये ग्रेनुलोमा जो है, दे आर गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन अ वेरी पेक्यूलियर मैनर. यहाँ पे जो लिम्फ नोड होते हैं, ये वाला एरिया होता है हाइलम का. हाइलम एरिया में जो लिम्फ नोड होते हैं, इनके अंदर ये ग्रेनुलोमास बन जाते हैं, जिसकी वजह से ये लिम्फ नोड भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं. सो देयर इज गोइंग टू बी बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी. बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी. इनफैक्ट केवल हाइलम एरिया के लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होते, ये राइट साइड की ट्रेकिया के आसपास के जो लिम्फ नोड होते हैं ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं. इनके अंदर भी ग्रेनुलोमास बन जाते हैं. सो हियर इज द राइट साइड, द लेफ्ट साइड. सो आई कैन से बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी हो सकता है, प्लस राइट साइड पेराट्रेकियल लिम्फ नोड में भी बन सकते हैं. सो राइट साइड पेराट्रेकियल लिम्फेडिनोपैथी हो सकता है, राइट पेराट्रेकियल लिम्फ नोड. तो यहाँ पे ग्रेनुलोमा बन गए, यहाँ पे बन गए, यहाँ पे बन गए, एक पूरा माला की तरह बन गए, राइट. दिस इज कॉल्ड एज गार्लैंड स्ट्रैंड. रेफर्ड एज गार्लैंड स्ट्रैंड. तो गार्लैंड स्ट्रैंड में 3 लिम्फ नोड आते हैं, राइट पेराट्रेकियल, राइट हाइलर एंड लेफ्ट हाइलर. अगर इन तीनों में ग्रेनुलोमास बन जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज गार्लैंड स्ट्रैंड.
लेकिन ऐसा नहीं कि ग्रेनुलोमा यही बनते हैं, ये ग्रेनुलोमा और भी बन सकते हैं। ग्रेनुलोमा यहाँ पे लंग के एपेक्स में भी बन सकते हैं, यहाँ पे भी बन सकते हैं, कहीं पे भी बन सकते हैं। These granulomas can be formed anywhere in the lungs, but mainly lymph node के अंदर बनते हैं। हाइलर lymph node में बनते हैं और राइट पेराट्रेकियल में बनते हैं। ये ग्रेनुलोमा बनने के लिए स्किन में भी बन सकते थे। अगर स्किन में ग्रेनुलोमा बन जाते हैं तो पेशेंट में ये रेड कलर के पेनफुल लीजन्स बन जाएंगे। There is going to be red painful lesions like this. This is called as erythema nodosum. Red painful lesions will be there, erythema nodosum. Granulomas can be formed in the face area like this. This is called as lupus pernio. अगर lupus pernio हो जाता है, this is a bad prognostic sign. These granulomas can be formed in the subcutaneous tissue, so there will be subcutaneous nodule formations. So आप देखो ये granulomas कहीं पे भी बन रहे हैं. These granulomas can be formed in the skin, they can involve the face area, they can involve the subcutaneous tissue. In fact, these granulomas can be formed in the eye. अगर आई के अंदर ये granulomas बन जाएंगे, here you can see anterior chamber के अंदर ये granulomas बन गए. This is granulomatous anterior uveitis. ग्रेनुलोमेटस एंटीरियर यूवेटिस हो जाएगा। और ये जो ग्रेनुलोमेटस एंटीरियर यूवेटिस होती है, इसकी जो फाइंडिंग होती है, आपने ऑफ्थाल्म में भी पढ़ा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा लग रहा है फैट के ड्रॉपलेट्स हो, दे आर लुकिंग लाइक फैट ड्रॉपलेट्स। दिस इज कॉल्ड एज मटन फैट क्रिएटिक प्रेसिपिटेट्स और द मटन फैट ड्रॉपलेट्स, मटन फैट क्रिएटिक प्रेसिपिटेट, मटन फैट कैपीज। क्रिएटिक मींस कॉर्निया, सो कॉर्निया के ऊपर ये ऐसे मटन फैट ड्रॉपलेट्स जैसा दिखता है। इनफैक्ट यहाँ पे भी आपको कुछ कुछ ऐसे नोड्यूलर स्ट्रक्चर दिखते हैं आइरिस के अंदर। सो वी कैन हैव द आइरिस नोड्यूल्स। ये ग्रेनुलोमा आइरिस में भी बन सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज आइरिस नोड्यूल्स। सो द पेशेंट कैन हैव ग्रेनुलोमेटस यूवेटिस, और ग्रेनुलोमेटस यूवेटिस की दो फाइंडिंग हो गई, मटन फैट कैपी एंड आइरिस नोड्यूल्स। देन हार्ट के अंदर भी बन सकते हैं ग्रेनुलोमा। अगर हार्ट के अंदर बन जाएंगे तो कभी कभी ये एवी नोड के आसपास बन जाते हैं एंड दे कैन डैमेज द एवी नोड। और हमने कार्डियोलॉजी में पढ़ा है कि अगर एवी नोड खराब हो जाता है, इफ देयर इज अ डैमेज टू द एवी नोड, दिस इज कॉल्ड एज हार्ट ब्लॉक। पेशेंट कैन डेवलप हार्ट ब्लॉक। देन these granulomas can lead to dilated cardiomyopathy. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करा सकता है। इनफैक्ट समटाइम्स दे कैन लीड टू रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये ग्रेनुलोमा जो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी भी करा सकते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, ये सब क्या होता है, ये हमने कार्डियोलॉजी में डिटेल में डिस्कस किया। और जब मैंने आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पढ़ाया था, तब मैंने उसकी ईटियोलॉजी में सार्कोइडोसिस भी लिखवाया था। These granulomas can be formed in the brain. ब्रेन में भी particularly these granulomas will involve meninges. meninges को इन्वॉल्व कर लेते हैं और उसकी वजह से द पेशेंट विल डेवलप इन्फ्लामेशन इन द meninges. So that is called as the aseptic meningitis. Aseptic meningitis हो जाएगा. Then these granulomas can involve the cranial nerve. The most commonly it is the seventh cranial nerve to be involved by these granulomas. Seventh cranial nerve को दबा देते हैं तो seventh cranial nerve खराब हो जाती है. Seventh cranial nerve palsy. One of the reason is sarcoidosis. These granulomas can be formed in the salivary gland such as parotid gland. अगर parotid gland में ये granuloma बन जाएंगे तो parotid gland ऐसे swelling आ जाएगी, that is parotitis. parotitis हो सकता है। ये जो ग्रेनुलोमा होता है, इनके अंदर देयर इज वन स्पेसिफिक एंजाइम व्हिच वर्क्स मोर। इन ग्रेनुलोमास के अंदर एक एंजाइम मिलता है, दैट इज 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। दिस ग्रेनुलोमास हैज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। इन ग्रेनुलोमास में एक एंजाइम बनता है 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज नाम का। आपके और मेरे अंदर अभी ये 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज जो है ये किडनी के अंदर बन रहा है और ये विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज हमने बायोकेम में पढ़ा है। 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ विटामिन डी सिंथेसिस, और वो कहाँ पे होता है, किडनी में होता है। लेकिन इन पेशेंट्स के अंदर क्या हो रहा है, ये जो ग्रेनुलोमा होता है इनके अंदर से भी ये एंजाइम निकलता है। अगर ये एंजाइम ज्यादा निकलेगा तो ये एक ऐसी मेडिकल डिजीज है जिसके अंदर विटामिन डी ज्यादा बनेगा। देयर इज मोर विटामिन डी। विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करना इंटेस्टाइन से।
तो क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी ज़्यादा है, तो देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द सीरम कैल्शियम एंड सीरम फॉस्फेट। सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट ज़्यादा होगा। ये जो ग्रेनुलोमास हैं ये जॉइंट्स में भी बन सकते हैं, पर्टिकुलरली एंकल जॉइंट में बन जाता है। तो इस पेशेंट को कैन हैव एंकल आर्थराइटिस। तो जिनको सार्कोइडोसिस होता है ना, उसके अंदर सिम्पटम जो है वो डिपेंड करेंगे ना, ग्रेनुलोमा कहाँ पे बन रहे हैं, लंग्स में बन रहे हैं, हार्ट में बन रहे हैं, ब्रेन में बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सिम्टम आएंगे। तो ए वाइड वेराइटी ऑफ सिम्टम्स विल बी देयर, बट इफ यू सी ओवरऑल द मोस्ट कॉमन एरिया वेयर दीज ग्रेनुलोमास विल बी फॉर्म्ड इज द लंग्स। तो जनरली सार्कोइडोसिस में जो चीज कॉम्प्रोमाइज होगी ना, सबसे पहले वो लंग्स होगी। और ये ग्रेनुलोमास इतने बड़े होते हैं कि नॉर्मल लिम्फ नोड का साइज होता है 1 सेंटीमीटर के आसपास। अब मैंने आपको बोला कि ये लिम्फ नोड के अंदर ये ग्रेनुलोमा बन जाते हैं, तो ये जब ग्रेनुलोमा बनते हैं उससे ये लिम्फ नोड का साइज बहुत बड़ा हो जाता है कुछ इस तरीके से। अगर ये इतने बड़े हो जाएंगे, नॉर्मली लिम्फ नोड होता है 1 सेंटीमीटर का, यहाँ पे लिम्फ नोड हो जाते हैं 4-5 सेंटीमीटर के। जस्ट इमेजिन 4-5 सेंटीमीटर के इतने बड़े बड़े लिम्फ नोड यहाँ पे आ जाए, तो पेशेंट को हमेशा यहाँ चेस्ट टाइटनेस फील होता रहता है, सांस लेने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, बाहर से दबा देते हैं, राइट। सो द पेशेंट जनरली विल हैव लो ग्रेड ऑफ फीवर, वेट लॉस होगा, पेशेंट में चेस्ट टाइटनेस होगा, सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी, दीज थिंग्स विल बी देयर। मोस्टली वो इस तरीके से प्रेजेंट करता है। बाकी प्रेजेंट तो इनमें से किसी भी तरीके से कर सकता था, एनी ऑफ दीज सिम्टम्स कैन बी देयर। सो अ वाइड ग्रुप ऑफ वेराइटी ऑफ सिम्टम्स कैन बी देयर। फॉर एग्जाम्पल, देर आर सम पेशेंट जिनके अंदर आपको देखने को मिलता है इरिथेमा नोडोसुम, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी एंड एंकल आर्थराइटिस। अगर ये तीनों चीजें आपको एक सार्कोइडोसिस के पेशेंट में दिख जाए, इरिथेमा नोडोसुम, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी एंड एंकल आर्थराइटिस, दिस इज कॉल्ड एज लॉवग्रेन सिंड्रोम। दिस peculiar combination of sarcoidosis feature is called as Lofgren syndrome. इसी तरीके से कुछ सार्कोइडोसिस के पेशेंट होते हैं जिनके अंदर यूवियाइटिस, पेरोटाइटिस एंड फीवर ये देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज यूवियो पेरोटिड फीवर। ये जो यूवियो पेरोटिड फीवर होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हीरफोर्ड सिंड्रोम। हीरफोर्ड सिंड्रोम। So uveo parotid fever, Heatford syndrome, that is a combination of uveitis, perotitis and fever. Lofgren syndrome is a combination of erythema nodosum, bilateral hilar lymphadenopathy and ankle arthritis. तो ये क्या यार, all except क्वेश्चन बना देते हैं यहाँ से कि all of the following are finding of Lofgren except, all of the following are finding of Heatford syndrome except. मान लीजिए पेशेंट आपके पास आया, हाउ यू आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट। ये पेशेंट आएगा, ये आपको बोलेगा मेरे को चेस्ट टाइटनेस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत होती है, मेरे को फीवर भी आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है, तो आपको लगेगा यार चेस्ट टाइटनेस है, फीवर है, वेट लॉस है, तो लेट्स गेट ए एक्सरे डन, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस को भी तो रूल आउट करना है। ट्यूबरक्लोसिस में भी वेट लॉस होता है, लो ग्रेड ऑफ फीवर होता है, ये सारा चेस्ट ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट होता है। तो आपने चेस्ट एक्सरे किया, जब आपने चेस्ट एक्सरे किया, व्हाट यू आर गोइंग टू नोटिस इज कि हाइलर एरिया के जो लिम्फ नोड है, यहाँ पे देखिए आप, दिस इज द हाइलर लिम्फ नोड, ये लेफ्ट साइड का हाइलर लिम्फ नोड है, हियर इज द राइट साइड हाइलर लिम्फ नोड, ये बहुत बड़े बड़े हो गए। दिस इज द बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी दैट यू आर गोइंग टू सी। बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी वाज देयर। अब बहुत सी बार ऐसा हो गया कि ये बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी देखते ही हमारे दिमाग में सार्कोइडोसिस ही आता है और कुछ आता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी खाली सार्कोइडोसिस में होता है। बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी कैन आल्सो बी सीन इन मल्टीपल कंडीशन, कैन आल्सो सीन इन ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस में भी हो सकता है, हिस्टोप्लाज्मा में भी हो सकता है, हिस्टोप्लाज्मोसिस। You will do some more investigation in that case. What you can do is you can go for a gallium scan. आप गैलियम स्कैन कर सकते थे। अगर आप गैलियम स्कैन करते तो मैंने आपको एक गार्डन ट्रायड बताया था, अगर आपको याद हो गार्डन ट्रायड। व्हाट वाज गार्डन ट्रायड? गार्डन ट्रायड ये था कि पेशेंट के अंदर ग्रेनुलोमा बन जाते राइट पेराट्रेकियल, राइट हाइलर एंड लेफ्ट हाइलर, यहाँ पे ग्रेनुलोमा बन जाता है। तो अगर आप देखो जब गैलियम स्कैन करोगे ना, वो ग्रेनुलोमा डार्क ब्लैक कलर का दिखेगा। तो इनका ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है, इट इज लुकिंग लाइक अ लैम्बडा, looking like a lambda. So this particular sign is referred as the lambda sign. So on gallium scan we can have the lambda sign. Now I am removing these lymph nodes so that you can see this is the lambda sign that is there, the lambda sign. ये ग्रेनुलोमा फेस एरिया में भी बन सकते हैं। तो फेस जो होगा इट इज लुकिंग लाइक अ पांडा,
the panda sign. So panda sign, lambda sign, these are the things that can be seen on Galium scan. जब Galium scan करेंगे, these things will be there. पांडा साइन को कंफ्यूज नहीं करना है पांडा फेस साइन से. पांडा फेस साइन जो होता है ना, पांडा फेस साइन, ये हमें एमआरआई में दिखता है इन विल्सन डिजीज. सो पांडा साइन तो आता है सार्कोइडोसिस में. पांडा फेस साइन जो होता है, यहाँ पे देखिए, ये पांडा फेस जैसा दिख रहा है. पांडा फेस साइन जो होता है दैट इज सीन इन द विल्सन डिजीज. जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, आप बताइए व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर सार्कोइडोसिस? कि वो टेस्ट आ गया तो बस तभी हम डायग्नोस कर पाएंगे. व्हाट डू यू थिंक, इज इट एक्सरे और इज इट गैलियम स्कैन? व्हाट डू यू थिंक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होगा? यस, इट इज नन ऑफ देम. इनमें से कुछ भी नहीं है. वी नीड टू डू लिम्फ नोड बायोप्सी. जिनके अंदर लिम्फ एडिनोपैथी हो रखा है ना, उसका लिम्फ नोड का बायोप्सी करना पड़ेगा. और बायोप्सी में यू मस्ट हैव टू हैव द नॉन गेजेटिंग ग्रेनुलोमास. अगर आपको नॉन गेजेटिंग ग्रेनुलोमा दिखेंगे तभी आप ये डायग्नोस कर सकते हो, बाकी ये डायग्नोस नहीं बना सकते. नॉन गेजेटिंग ग्रेनुलोमा हैज टू बी देयर. कैसे लेते हैं ये बायोप्सी? मान लीजिए यहाँ पे ग्रेनुलोमा बने हुए हैं लिम्फ नोड के अंदर, आपको बायोप्सी लेनी है. मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ. कैसे लेंगे आप ये बायोप्सी? यू विल डायरेक्टली इंसर्ट योर बायोप्सी नीडल फ्रॉम हियर और यू विल डू दिस अंडर द गाइडेंस ऑफ यूएसजी. सोनोग्राफी की गाइडेंस में आप बायोप्सी लेना चाहेंगे. कैसे लेना चाहेंगे? यस, द आंसर इज नन ऑफ देम. इनमें से कुछ नहीं करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू इंसर्ट अ ब्रोंकोस्कोप. हम ब्रोंकोस्कोप इंसर्ट करेंगे. वी विल रीच इन द ल्यूमन ऑफ द ट्रेकिया, ब्रोंकस. एंड क्योंकि लिम्फ नोड इतने बड़े हो जाते हैं, ये ब्रोंकस को बाहर से दबा रहे होते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे वो लिम्फ नोड है बाहर, ग्रेनुलोमा यहाँ पे, तो वहां से हम अंदर से बायोप्सी ले लेंगे. दिस इज ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी. ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी लेंगे. व्हाट आर द अदर टेस्ट दैट टू बी डन? बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये होना ही होना है तो ही डायग्नोसिस कर सकते हैं. If you are able to see non-gazetting granulomas, then only you can make a diagnosis. If you can't see that, it's not sarcoidosis. What are the other tests that you can do is you can check the ACE level, angiotensin converting enzyme levels. ये बढ़े हुए मिलते हैं. इसके अंदर विटामिन डी ज़्यादा होता है, कैल्शियम के लेवल ज़्यादा मिलते हैं, फॉस्फेट ज़्यादा मिलता है. पहले हम एक टेस्ट करते थे, फैंसी टेस्ट है क्विम टेस्ट. अब तो नहीं करते. इनके अंदर क्विम टेस्ट पॉजिटिव आता था. We can do one more test that is called as bronchoalveolar lavage, बाल. अब ये बाल क्या होता है? ब्रोंकोएल्वियोलर लावाज क्या? तो लावाज का तो मतलब होता है वॉश करना. इसको वॉश कर रहे हैं, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई को वॉश कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं देखिए, और कैसे कर रहे हैं. वी टेक द ब्रोंकोस्कोप, हियर इज द ब्रोंकोस्कोप, और ब्रोंकोस्कोप को अंदर डाला. अब मान लो यहाँ पे कोई पैथोलॉजी चल रही है. जहां पे भी कहीं पे भी कुछ भी पैथोलॉजी होगी ना, तो वहां का एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. वहां पे इन्फ्लामेटरी सेल्स आ जाएंगे या जो भी पैथोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग वहां का एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा. तो हम क्या करते हैं, हमने ब्रोंकोस्कोप डाला अंदर. इस ब्रोंकोस्कोप में एक पोर्ट होता है, वहां से हम नॉर्मल सलाइन को अंदर इंजेक्ट करेंगे. ये नॉर्मल सलाइन जो है ये जाएगा उस एरिया में, वहां उस एरिया तक पहुंच जाएगा और यहाँ पे जो भी उस एनवायरनमेंट में सेल्स है उसके साथ मिक्स हो जाएगा. फिर इस ब्रोंकोस्कोप के ऊपर एक सक्शन बटन होता है, हम वो सक्शन बटन दबाते हैं तो वो फ्लूइड वापस खींच लेता है और वो फ्लूइड यहाँ पे इस कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है. इसको हम बोलते हैं बाल, ब्रोंकोएल्वियोलर लावाज. ये बाल का फ्लूइड आ गया, ये बाल का सैंपल आ गया. अब ये जो बाल का सैंपल है इसको हम लैब में भेजते हैं और लैब वाले को ये बोलते हैं, यार इसमें हमें ये देख के बताओ कि इसके अंदर CD4 सेल्स कितने और CD8 सेल्स कितने. तो सार्कोइडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बाल के सैंपल के अंदर आपको CD4 बहुत ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू CD8. अगर आप CD4 CD8 रेशियो निकालोगे, इट इज गोइंग टू बी 3:1. तो दैट इज अगेन फाइंडिंग दैट इज गोइंग टू सपोर्ट योर डायग्नोसिस कि आप बाल कर लो, बाल के अंदर CD4 ज्यादा मिलेगा, 3:1 का रेशियो आएगा. राइट. सो बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है सार्कोइडोसिस के डायग्नोसिस के लिए, दीज नॉन गेजेटिंग ग्रेनुलोमास. ये होना ही होना है तो ही आप डायग्नोस कर सकते हो, अदरवाइज वी कांट मेक अ डायग्नोसिस. नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट. अगर पेशेंट को स्टेज 1 सार्कोइडोसिस है, स्टेज 1 सार्कोइडोसिस मतलब कि एसिम्प्टोमेटिक है सार्कोइडोसिस, मतलब कि उसको लिम्फेडिनोपैथी है, ग्रेनुलोमा तो बन गए लेकिन अभी भी वो एसिम्प्टोमेटिक है. स्टेज 1 का मतलब होता है एसिम्प्टोमेटिक. या फिर पेशेंट को लोफग्रेन सिंड्रोम है. मैंने आपको बताया था लोफग्रेन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है. लोफग्रेन सिंड्रोम मींस द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स: एरिथेमा नोडोसोम, एंकल आर्थराइटिस, बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, दैट इज लोफग्रेन सिंड्रोम. अगर एसिम्प्टोमेटिक है या लोफग्रेन सिंड्रोम है, यू जस्ट वेट एंड वॉच बिकॉज इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन. जस्ट वेट एंड वॉच. क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि सार्कोइडोसिस में क्या होता है,
कि जो ग्रेनुलोमा बनते हैं ना वो कितनी बार अपने आप रिमिशन में चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर आप ज़्यादा छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी, कुछ भी नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, वेट एंड वॉच करना। लेकिन अगर पेशेंट सिम्प्टोमैटिक है तो फिर हमें वी विल गिव द ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज स्टेरॉइड। मान लीजिए आपने स्टेरॉइड दिया लेकिन फिर भी आराम नहीं पड़ रहा, स्टिल द प्रॉब्लम इज देयर, देन इट इज रेफर्ड एज रिफ्रैक्टरी सार्कोइडोसिस। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सार्कोइडोसिस का पैथोजेनेसिस समझोगे ना तो आप आराम से इसका आंसर कर दोगे। पैथोजेनेसिस में मैंने आपको बताया था कि सार्कोइडोसिस में जो ग्रेनुलोमा बनते हैं उसके दो फ्यूचर होते हैं, या तो ग्रेनुलोमा अपने आप ठीक हो जाता है, रिमिशन में चले जाते हैं, या फिर इनका नेक्रोसिस हो जाता है। और ये नेक्रोसिस कौन कराता है? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। हमें पता है कि सार्कोइडोसिस में पेशेंट में नेक्रोसिस हो जाएगा ग्रेनुलोमा का, वो हम नहीं चाहते। और ये कौन करा रहा है? TNF अल्फा, तो हम इसको ब्लॉक कर देते हैं। सो इफ देयर इज अ रिफ्रैक्टरी सार्कोइडोसिस यू कैन गिव TNF अल्फा इनहिबिटर। TNF अल्फा इनहिबिटर दे सकते हैं। TNF अल्फा इनहिबिटर, द एग्जांपल इज सच एज इन्फ्लेक्सिमैब, इटरनासेप्ट, adalimumab. We can give these drugs. This is how we manage a patient of sarcoidosis. Right? It's a small, crisp topic. It's a granuloma formation. The known causating granulomas has to be there to make this diagnosis. Let's write down the summary. It is associated with HLA-B8. इसके अंदर जो T helper cells बनते हैं, that is T helper 1 cells. ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कराता है इंटरफेरोन गामा। जब हम इसकी बायोप्सी करते हैं तो there is going to be the known causating granulomas. These are the known causating necrosis होगा. We will have asteroid body and Schauman's body. The most common organ to be involved is lungs. और lungs के अंदर we are going to have the Garland triad. स्किन के अंदर भी ग्रेनुलोमा बन सकते हैं and they are going to be painful, that is called as erythema nodosum. अगर फेस पे ग्रेनुलोमा बन जाते हैं दैट इज अ बैड प्रोग्नोस्टिक साइन, लूपस पर्नियो। अगर किसी को इरिथेमा नोडोसम हो रखा है, एंकल आर्थराइटिस है और बाइलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है, देन इट इज कॉल्ड एज लोवग्रेन सिंड्रोम। These granulomas can be formed in the eye and the patient will have the granulomatous anterior uveitis. And the patient will have the mutton fat capies, mutton fat keratic precipitate देखने को मिलेंगे। The investigation of choice is lymph node biopsy. Lymph node biopsy में आपको non gazetting granuloma दिखने ही दिखने चाहिए। The drug of choice, if the patient is symptomatic, go for steroid. Right? This is all about the concept of sarcoidosis. और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि सार्कोइडोसिस में हम लिम्फ नोड की बायोप्सी कैसे लेते हैं, डायरेक्ट लेते हैं, यूएसजी गाइडेड लेते हैं, या ब्रोंकोस्कोपी से लेते हैं। ब्रोंकोस्कोपी से लेते हैं, राइट, ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड लेते हैं। सार्कोइडोसिस तो खत्म हो गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे, बायोप्सी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सार्कोइडोसिस खत्म हो गया है, एक पेशेंट है, उसके लंग्स में एक मास है, उसके लंग में यहाँ पे पेरिफेरल एरिया में एक मास दिख रहा है, हमें एक ट्यूमर जैसा दिख रहा है, मुझे इसकी बायोप्सी लेनी है। मुझे बता दो खाली कि ब्रोंकोस्कोपिक गाइडेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके अंदर बहुत पेरिफेरल एरिया में नहीं ले सकते ना, ब्रोंकोस्कोप तो इतना मोटा होता है, वो तो ट्रेकिया और ब्रोंकस तक ही जाता है, थोड़ा सा आगे तक जा सकता है, उससे आगे तो नहीं जाएगा। और ये तो बिल्कुल पेरिफेरल एरिया में, वहां तक तो हमारा ब्रोंकोस्कोप पहुंचता ही नहीं है। अगर पेरिफेरल एरिया में मास है, देयर इज अ पेरिफेरल मास, then we don't do the bronchoscopic guided biopsy, वो कर ही नहीं सकते। then which biopsy you are going to do? We'll do a CT guided biopsy. CT guided biopsy करेंगे, right? So this is all about the concept of sarcoidosis. The most important thing is the known causating granulomas and कौन सा interferon बनाता है? Interferon gamma, right? Thank you.